एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन उसे अपने बचपन के दोस्त की बहुत याद आई, जो कि पास के ही गांव में रहता था। उसने अगले ही दिन अपने दोस्त के घर जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली और फिर निकल पड़ा अपने दोस्त से मिलने। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उसके दोस्त का घर बहुत दूर था, क्योंकि रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। कुछ दूर जाते ही उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जो उसके साथ ही चल रहा था। उस व्यक्ति को देखकर पंडित मन ही मन बहुत खुश हुआ, यही सोचकर कि अब उसका सफ़र आसानी से कट जाएगा। चलो, कोई तो रास्ते में दोस्त मिला। फिर पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। धर्मराज नाम पंडित को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में उससे कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे आराम से बातें करते हुए चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक बहुत ज़रूरी काम करना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। लेकिन कुछ ही देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींग से मार दिया है। जैसे ही गांव में यह खबर फैली, ठीक वैसे ही धर्मराज पंडित के पास आ गया। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते दूसरे गांव के द्वार पर आ जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ था। उसमें विश्राम करने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। पंडित ने सोचा, क्यों ना आज रात्रि यहीं विश्राम कर लिया जाए। दोस्त का घर भी अभी दूर है और रात्रि भी हो गई है, बाकी यात्रा सुबह को कर लेते हैं। वैसे भी पूरे दिन चलते चलते थक भी गए हैं और भूख भी लगी हुई है। भोजन करके यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आगे की यात्रा पूरी करते हैं। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे भी इस गांव में किसी को बहुत ज़रूरी सामान देने जाना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाते ही पूरा गांव धुएं से ढक गया और उस गांव में आग लग गई। पंडित को यह सब देखकर बहुत ही हैरानी हुई। उसने सोचा कि धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है, कोई बात तो जरूर है। लेकिन पंडित ने धर्मराज से रात्रि में कुछ भी नहीं पूछा और सुबह तक का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही दोनों अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं और कुछ दूर चलने के बाद फिर से एक गांव आता है। इस बार धर्मराज ने फिर पंडित से कहा कि आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में आपसे मिल लूँगा। इतना कहते ही धर्मराज वहाँ से चला गया। इस बार पंडित आगे नहीं गया और उसने सोचा कि आखिर धर्मराज क्या करता है, इसका पता करना चाहिए, और वह धर्मराज के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद फिर से लोगों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर से धर्मराज पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन पंडित उसके पीछे ही था। इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है, आखिर इसमें क्या राज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ही ज्ञानी जान पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ हमेशा ही अच्छा होता है। लेकिन आप तो मुझे अभी तक पहचान ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। धर्मराज की बातें सुनकर पंडित ने कहा कि मुझे समझ आ चुका है कि आप कौन हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, इसलिए कृपया करें कि आप ही मुझे अपना परिचय दें। तब यमराज ने कहा कि मैं यमदूत हूँ और लोगों की उम्र जब पूरी हो जाती है तब यमराज की आज्ञा से उनके प्राण हरने के लिए आता हूँ। वैसे तो पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, लेकिन धर्मराज के मुंह से ये बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह बोला कि अगर आप धर्मराज हैं तो कृपया करके मुझे बताइए कि अगली मृत्यु किसकी है। धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित दंग रह गया
और सोचने लगा कि यह धर्मराज अगर सचमुच में यमदूत हुआ तो इस मेरे कारण मेरे इस बचपन के दोस्त की मृत्यु हो जाएगी और इससे मुझे बहुत ही दुख हो। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज मुस्कुराने लगे और कहा कि तुम जो सोच रहे हो वह मुझे सब पता है। तुम्हारी अपने मित्र से मिलने ना जाने की नियति बदल ही नहीं सकती। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो ज़रूर होगी और वह कुछ ही देर में घटित होने वाली है। ये बातें सुनकर पंडित को बहुत ही झटका लगा, क्योंकि धर्मराज ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव थी ही नहीं। अब पंडित को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि धर्मराज और कोई नहीं है बल्कि यमदूत ही हैं, और वह पूरी तरह से घबरा गया। वह अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह अपने गांव जाने के लिए पलटने लगा। और जैसे ही पलटकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसका मित्र उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। अपने मित्र को इतनी तेज़ी से आते देख उसको लगा कि जैसे वह बहुत ही देर से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन चूँकि उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और बहरा था, लंगड़ा था, तो वह उसके पीछे ना तो उसे आवाज़ लगाकर रोक सकता था और ना ही उसके पीछे इतनी तेज़ी से दौड़ सकता, लेकिन फिर भी वह तेज़ी से दोस्त के पीछे आ ही रहा था। और जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा तो एकदम से वह धरती पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर पंडित एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या गया। धर्मराज पंडित को देखकर समझ गया कि उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं और वह निशब्द आखिर क्यों हो रहा है। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, और वह भी वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह न तो तुम्हें आवाज़ दे पाया और ना ही तुम्हारे समीप इतनी निकटता से पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत तो नहीं होती, इसीलिए बहुत तेज़ी से चलने के कारण वह तुम तक पहुंच तो गया, मगर उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह तो यह जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है और एक ना एक दिन सभी को मरना ही है। ये सोचकर उसने स्वयं को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के प्रति भी जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ ही आखिर क्यों चल रहे थे। यह सुनकर धर्मराज जोर से हंसने लगा और कहा, मैं तो हर पल हर क्षण हर किसी के साथ चलता हूँ, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग अपनी ही समस्याओं में हर समय उलझे रहते हैं और काल को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। पंडित ने कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। धर्मराज ने कहा कि किसी भी जीव को अपनी मृत्यु के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अपनी मृत्यु के बारे में जानकर सभी दुखी ही होते हैं। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति लगते हो और जिस तरह तुमने अपने दोस्त की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में भी जानकर उसको बर्दाश्त कर लोगे। तो तुम्हारी मृत्यु ठीक आज से 6 महीने बाद, ठीक आज ही के दिन किसी दूसरे गांव में फांसी लगने के कारण होगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तुम खुद ही उस मृत्यु को हंसकर स्वीकार कर लोगे। और इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया। पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता ही है। पंडित की पहचान उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो बहुत सारे ज्ञानी मंत्री हैं, कोई ना कोई वे मेरी मृत्यु का समाधान तो अवश्य ही निकाल लेंगे।
ये सब सोचता हुआ ही वह राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। सभी ने सोच विचार करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है कि उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, वह भी किसी दूसरे राज्य में जाकर, तो इसका एक ही समाधान है कि वह दूसरे राज्य में जाए ही नहीं। यदि वह किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की बात राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा सकता था। धीरे धीरे दिन महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का दिन भी नज़दीक आने लगा और आखिर में वह दिन आ ही गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। मृत्यु के डर की वजह से एक दिन पहले पंडित रात में जल्दी ही सो गया ताकि वह रात जल्दी से बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। और फिर पंडित को नींद में उठने का दौरा पड़ा और वह उठा और महल के अस्तबल में चला गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने पंडित जी को रोका नहीं और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। नींद में ही वह एक घोड़े की पीठ पर सवार होकर अपने राज्य की सीमा से बाहर किसी दूसरे राजा की सीमा में पहुंच गया और सीमा में जाते जाते वह दूसरे महल, और इतना ही नहीं, नींद नींद में वह दूसरे राजा के महल में भी चला गया। और जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा और यह देखकर राजा तिलमिला उठा और राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया और पंडित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह यहाँ तक कैसे पहुँचा। लेकिन वहाँ उसकी कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे कुछ भी पता नहीं है कि वह यहाँ तक कैसे पहुँच गया। राजा ने पंडित को दरबार में लाने का आदेश दिया और कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। फांसी की सज़ा सुनकर राजा कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे आया और आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे पहुंच गया और आपके महल के पहरेदार और किसी भी सैनिक ने आखिर मुझे क्यों नहीं रोका, परंतु मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी है। राजा को यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। और इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की सारी बात राजा को बता दी और उसने कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह महल में घुसकर राजा के महल में और रानी के साथ सो जाए। राजा पंडित की बात सुनकर थोड़ा सोच विचार में तो पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि क्या पता पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए कोई बहाना बना रहा हो। राजा ने पंडित से कहा कि अगर यह बात सच है और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन है तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो निश्चय ही आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्योंकि जिस राज्य से राजा पंडित आया था उस राज्य का राजा पंडित का मित्र था, कि जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य का राजा उस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने कुछ सैनिकों को उस राजा के पास पंडित की बात की सत्यता को जानने के लिए भेजा। सैनिक जब वापस लौटे तो उन्होंने राजा से आकर कहा कि महाराज, पंडित जो कुछ कह रहा है वह सब बातें सच हैं। पड़ोसी राजा के राज में पंडित जी के रहने की सारी व्यवस्था उनके महल में ही उन्होंने कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था और आखिरी बार शाम को ही राजा पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। उस राजा की बातों के अनुसार इस पंडित को फांसी की सज़ा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी। उसने बिना पूरी बात सुने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता और अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज,
पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपकी बात का मान भी रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और पंडित जी के प्राण बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। और पंडित को भी पूरा विश्वास था कि एक कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। इसलिए पंडित फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी करी थी कि तुम स्वयं अपनी मृत्यु को स्वीकार करोगे। और जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, मगर टूटने से पहले ही उस धागे ने अपना काम कर दिया और पंडित को गले की एक नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था और उसके शरीर से रक्त की फुहार छूट पड़ी और देखते ही देखते पंडित का शरीर तड़पकर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर पंडित को मरता हुआ देख रहे थे और किसी को इस बात का विश्वास भी नहीं हो रहा था कि सूत के धागे से भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन होनी तो होनी ही थी और धर्मराज की बात असत्य तो हो नहीं सकती थी। तो ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि होनी होकर ही रहती है।